Hello students, welcome back to Concept Grade. I'm your mentor Arav Singhal here. A brief introduction about myself. Like, I am currently past my 12th class and have secured a score of 97 percentile in my JEE mains. And I'm hoping to join the government college, which I will get soon as possible. So, currently, I and my friend Arav Maheshwari will teach you physics, chemistry, maths, and concept grade. And today I will teach you the chemistry chapter 1, that is chemical reactions and equations. In my class 10th, I've got a score of 98 in maths and 95 in science. So, yeah, these are some of my small achievements. And today we will try to cover this chapter completely, and I will cover all the major concepts and everything which is asked in boards, and some side concepts also which are helpful for you to understand this chapter more properly. Okay, so yeah, we should start. So first thing, and first of all, we have the contents, like what and all I will teach you today. So we have first, हम शुरू करेंगे like basic चीज, that what is a change क्या होता है, मतलब how do you know, like in a reaction or everything what you see, basic thing is change. कि तुम चेंज से क्या अपने आप को समझते हो. ओके, सो ये छोटी सी चीज़ है चेंज के बारे में समझना. उसके बाद तुम्हारी केमिकल रिएक्शंस आ जाती है. फिर तुम बैलेंसिंग सीखते हो, और वही तुम्हारे दो तीन टाइप जो होते हैं, राइट. इक्वेशन कैसे बनाते हैं, क्या रिएक्टेंट को यूज़ करना है, कैसे बैलेंसिंग करनी है, एटम्स की बैलेंसिंग एंड एवरीथिंग. ठीक है. फिर तुम्हारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन आ जाती है इस चैप्टर में, क्योंकि मतलब इस चैप्टर के मेजरली दो पार्ट्स है तुम्हारे मेन पार्ट्स. एक तो तुम्हारा रिएक्शंस और उसकी बैलेंसिंग वाला पार्ट, और दूसरा ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की. जो तुमने रिएक्शंस पढ़ी, इन रिएक्शंस क्या टाइप की रिएक्शन, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई तुम्हारी डिकम्पोजिशन हो गई, तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट हो गई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पार्ट हो गए, और फिर करोजन डेंसिटी. तो मतलब तुम्हारा ये तो छोटा सा पार्ट है मेजर को. ये वाला जो तुम्हारा पार्ट है तो फिर भी छोटा सा पार्ट है, ये तो जस्ट 10% या 5% चैप्टर का पार्ट है. बट ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. ठीक है. ये तुम्हारा केमिकल रिएक्शंस हो गया बेसिक पार्ट, और बैलेंसिंग लिखना ये हो गया 20-30% चैप्टर का पार्ट. ठीक है, तो 40-50% ज़्यादा कवर हो गया. और ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन जिसको तुम मान लो 40-50% चैप्टर का ये पार्ट है. ठीक है. तो ऐसे तुम्हारा चैप्टर कवर हो जाएगा अपना मोटा मोटा. ठीक है. सो या, इसको अपन शुरू करते हैं सबसे पहले वाले, सबसे मतलब सिंपल पोर्शन, दैट इज व्हाट इज अ चेंज. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चेंज. चेंज इज जस्ट अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस गोज इन ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब ट्रांसफॉर्मेशन किसका, उसकी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, उसकी स्टेट हो गया, उसका कॉम्पोजिशन हो गया. मतलब अपन बेसिक एग्जांपल से बात करें, तो तुम जैसे, हाँ, जैसे तुमने केले को बाहर छोड़ दिया, कोई भी तुम्हारा बनाना है, तुमने बाहर अगर डाइनिंग टेबल पे छोड़ दिया, तो आफ्टर फ्यू डेज अगर तुमने उसे नहीं खाया तो ऑफ कोर्स वो सड़ जाता है. सड़ जाएगा मतलब रॉट हो जाएगा. रॉट होने पे तुम देखोगे कि ऐसा ब्राउनिश और ये कलर हो जाएगा उसका, ब्लैकिश और ब्राउनिश वाला. तो ये क्यों हुआ. इट इज अ चेंज. ये चेंज इसलिए हुआ क्योंकि जब वो बाहर पड़ा था, जो किसी ने उसको खाया नहीं, अनटच था, मतलब अनटच इन द मीन्स कि किसी ने उसको खाया नहीं. सो क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया जो भी तुम्हारे इन्वायरमेंट में थे, एटमॉस्फेयर में थे, वो उस पर अटैक करेंगे, मतलब उसको ऑफ कोर्स फीड करेंगे उस खाने पे. ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स सड़ जाएगा. सो क्या हुआ इन द एंड, बेसिकली क्या हुआ, चेंज हो गया ना, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो गया, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो गया. सो ठीक है, रॉटिंग हो गई उसकी. सो ये एक चेंज का पार्ट है. एक दूसरा एग्जांपल तुम्हारा बर्फ. तुमने बर्फ निकाली फ्रिज से कि यार गर्मी लग रही है, आज बर्फ से थोड़ा सा हाथ पैर ठंडे करता हूँ, मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड रीजन के लिए तुमने बर्फ पानी में डालने के लिए निकाली, और एक आधी बर्फ निकल गई, छूट गई साइड से, मतलब डालते डालते हाथ से छूट गई. तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो वो बर्फ वो पिघल जाएगी. पिघल जाएगी, उसके बाद पिघलने के बाद ऐसा तो है नहीं कि वो बर्फ, अगर तुमने पानी को, बर्फ पानी में पिघल गई, उसके बाद 4-5 घंटे बाद होगे तो पानी ही मिलेगा. ऑफ कोर्स से कुछ पानी स्कैटर हो जाएगा, कुछ पानी इवेपोरेट हो जाएगा. तो क्या होगा, पहले बर्फ है, बर्फ से उसमें बर्फ से उसमें पानी बना. पानी बनने के बाद वो थोड़ा सा स्टीम और उसकी मतलब वेपर बन के इवेपोरेट हो गया. तो ऐसे चेंज हो गया उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर. इसमें फिजिकल चेंज हो गया तुम्हारा. ओके. इसी तरीके से तुम्हारे दो टाइप के चेंज होते हैं. एक होता है फिजिकल चेंज, एंड सेकंड इज अ केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्या होगा, जिसमें तुम्हारी केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है. जैसे शेप हो गया, साइज हो गया, जो तुम्हारी फिजिकल है, जो तुम आंखों से देख पा रहे हो. वेरएस केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज क्या हो गया, जैसे उसकी इंटरनल जो चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा जब केला है, जब तुमने इसको बनाना को बाहर रखा हुआ है, तो उसमें क्या हो रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब तुम्हारा बनाना बाहर छूटा हुआ है, तो उस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो भी बैक्टीरिया है, जो भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, वो उस पर अटैक कर रहे हैं. और इंटरनली उस बनाना के जो भी उसमें सब्सटेंस है, उससे रिएक्ट करके क्या हो रहा है, तुम्हें केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज ऑब्जर्व कर पा रहे हो. उस केमिकल चेंज में क्या हो रहा है, उसका कलर चेंज हो गया, उसकी स्मेल चेंज हो गई. सो ये सब चीजें उसमें चेंजेस हो रहे हैं. ओके. सो इस तरीके से तुम्हारे दो चेंजेस है, फिजिकल एंड केमिकल. ये तुम्हारे कुछ बेसिक चीजें फिजिकल एंड केमिकल जिसके बारे में.
ऐसे डेफिनेशन तुमसे वो पूछ सकता है, तुमसे डिफरेंस भी पूछ सकता है। सो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या बात कर रहे हैं फिजिकल केमिकल। ठीक है। सो पहली चीज है कि कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, एंड कंपोजिशन वही रहता है। कंपोजिशन वही जो जिससे वो बना है। फॉर एग्जांपल पानी है, बर्फ से वो पिघल गया, तो क्या होगा? पानी तो पानी ही रहेगा ना, जस्ट वो बर्फ था पहले, अब वो वाटर लिक्विड फॉर्म में हो गया। ठीक है। केमिकल में क्या हो गया? फॉर्म सब्सटेंस चेंज हो जाता है। जैसे बनाना है, वो सड़ गया तो फिर वो खराब हो गया। ओके, तो उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। इसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने तुम्हें बताया, शेप, साइज और स्टेट या अपीयरेंस चेंज होती है। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज और नेचर चेंज होता है, क्योंकि ऑफकोर्स तुम खराब बनाना चाहोगे तो टेस्ट तो ऑफकोर्स फर्क पड़ता ही है उसमें। तो वो टेस्ट क्यों चेंज होता है? क्योंकि वो केमिकली चेंज हो गया। ठीक है। इस पॉइंट को हटा सकते हो, क्योंकि वी कैन नॉट, मतलब इनको हम यूजुअली नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने पेपर काट दिया तो ऑफकोर्स वो फिजिकल चेंज रिवर्सेबल नहीं है, तो यूजुअल लिखना थोड़ी गलत बात। ठीक है। तो ये दो बेसिक पॉइंट्स हमें पता होनी चाहिए। और एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस, पानी को उबालना, बॉइलिंग ऑफ वाटर। फिर आयरन रस्ट हो जाता है, तुम देखते हो तुम्हारी कील, कोई भी तुम मेटेलिक चीज, आयरन की चीज देखते हो, तो वो उस टाइम जब वो बाहर रहती है तो वो ब्राउनिश चीजें रह जाती है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हमारा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, कि तुमने लैब में अगर स्कूल में परफॉर्म किया होगा एक्सपेरिमेंट, कि तुम मैग्नीशियम रिबन लेते हो और उसको जब तुम बर्न करते हो तो वो डेजलिंग सी फ्लेम निकलती है उसके अंदर, और तुमने देखा होगा वो थोड़े से वाइट वाइट कलर के कुछ वो पाउडर सा कुछ गिरता है। सो दैट इज अ केमिकल चेंज ओनली, क्योंकि फिर उस पाउडर से तुम मैग्नीशियम थोड़ी बना पाओगे। ठीक है। सो ये बेसिक चीज आई थिंक तुम्हें समझ में आ गई, फिजिकल केमिकल चेंज की डिफरेंस। सो नेक्स्ट पार्ट इज सम बेसिक क्वेश्चन जो तुम्हारे मैंने डाले हैं, सवाल करो। ठीक है। तो तुम्हें करने चाहिए ट्राई। तो साथ में अपन ट्राई करते हैं। पहले तुम एक बार पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो, फिर उसके बाद अपन करते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a physical change? Very easy question. Boiling of water to get water vapor is a physical change, क्योंकि पानी को बॉईल कर दिया एक बार आपने, तो आप उसको फिर से वैसे कर सकते हो ना चेंज, मतलब फिजिकली तो चेंज हो रहा है। तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टीज पानी की तो पानी ही रहेगा। ठीक है। सो इट इज नॉट, मतलब इट इज अ फिजिकल चेंज, तो ये कट जाएगा। इससे पूछा नॉट अ फिजिकल चेंज, ओके, मतलब केमिकल चेंज। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, अगर तुमने दूध से दही बना दिया तो तुम दही से थोड़ी दूध बना पाते हो, वो तो कर्ड ही रह जाता है। सो इट्स अ केमिकल चेंज, इट इज नॉट अ रिवर्सेबल, मतलब रिवर्सेबल नहीं, फिजिकल चेंज नहीं है ना वो। केमिकली तो अब वो, मतलब दूध था अब वो कर्ड बन गया, तो अब तो तुम उससे फिर से मिल्क नहीं बना पाओगे। सो इट इज अ केमिकल चेंज, सो इट्स अ केमिकल चेंज। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, नमक को पानी में घोल दिया, सो ऑफ कोर्स सी बात है उसको उबाल दोगे तो सॉल्ट अलग हो जाएगा। केमिकल चेंज है नहीं, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्योंकि, ठीक है, इट्स नॉट अ, मतलब ठीक है, बेसिक चीजें तुम्हें पता है, तो इसको भी काटो। कंबशन ऑफ एलपीजी, कंबशन ऑफ एलपीजी, एलपीजी तुम्हारी गैस, जब तुम उसको गैस को जलाओगे तो क्या होगा? जैसे तुमने वो लाइटर से गैस जलाई तो क्या होगा? गैस चालू हो जाती है तुम्हारी। सो क्या है वो? फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज है, क्योंकि जैसे ही तुमने वो गैस जो तुम्हारी बर्नर से निकल रही है तो वो बर्न हो रही है, तो बर्न होने के बाद तो वो तो गैस खत्म हो गई ना तुम्हारी, खत्म इन द सेंस वो वेपर बन गई। उस वेपर वाली को थोड़ी तुम उसको वापस एलपीजी जो तुम्हारे, जो तुम्हारी एक्चुअल पेट्रोलियम फॉर्म थी गैस की, उसमें नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है। सो इट इज ऑल्सो केमिकल चेंज, ओके। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, फटाफट लिख लिया। ठीक है। उसके बाद मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर, वेरी बेसिक, इट्स अ फिजिकल चेंज, टू बी कट। सो तुम्हारे दो ऑप्शन जो सही है, ये और ये। ठीक है। हाँ, हाँ, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल पॉइंट विद एनी थ्री पॉइंट्स, ये तो तुम्हें ऊपर करा ही दिया मैंने। ठीक है, तो तुम उसे कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जब तुम बोर्ड पे आंसर लिख रहे हो, सो योर एग्जाम्पल पॉइंट विच यूर राइटिंग इज नेवर कंसिडर्ड एज योर पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मतलब अगर 3 मार्कर का तुम्हारा क्वेश्चन है, 3 मार्कर में तुमसे वो क्या एक्सपेक्ट करेगा बोर्ड वाला? उसमें 3 डिफरेंट पॉइंट्स, ऐसा भी नहीं कि तुमने एक ही इंग्लिश को मतलब तोड़ मोड़ के लिख दिया कि यार पहले में भी वही चिपका दी, दूसरे में वही चिपका दी, तीसरे में वही चिपका दी, बस थोड़ी सी इंग्लिश चेंज कर दी, ऐसा नहीं। कीवर्ड्स जो तुम लिखते हो उसको तुम फोकस करो। जैसे इस आंसर में हमने कीवर्ड से लाइक नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, ये तुम्हारा एक कीवर्ड है ना? कंपोजिशन रिमेन्स अनचेंज्ड, ये कीवर्ड है। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टेड और चेंज, ये तुम्हारा कीवर्ड है। ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें कीवर्ड समझने हैं आंसर्स में। और एग्जाम्पल तुम लास्ट लिखोगे आफ्टर तुम्हारे 3 पॉइंटर्स हो गए, उसके बाद एग्जाम्पल टू कंप्लीट योर आंसर। इससे तुम्हें इजीली 3 मार्कर में 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। सो नेक्स्ट चीज पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, चलो करते हैं। राहुल ऑब्जर्व्स द फॉलोइंग फिनोमेना, कैंडल मेल्ट्स व्हेन हीटेड, द वैक्स वेपर्स वन प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट, a black deposit is formed on a cold surface held above the flame, answer the following। ओके, तो मतलब क्या किया है राहुल ने, तुम इससे क्या समझ पा रहे हो कि उसने कैंडल, तुमने देखा होगा जब लाइट जल जाती है हम क्या करते हैं? कैंडल जलाते हैं। कैंडल तुम्हारी कैसी होती है? ऐसी सी कैंडल होती है ना, थोड़ी सी गोली सी, और यहाँ से यहाँ पे इसकी ये विक, क्या बोलते हैं उसको, मतलब बत्ती सी होती है ना, ये बत्ती होती है इसकी, ऐसे जलती है वो, है ना?
ये तुम्हारी कैंडल हो गई। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ऐसी सी तुम्हारी कैंडल होती है। ऐसे तुम्हारी कैंडल होती है, ये ऊपर जलती रहती है ना। ठीक है। तब क्या बोल रहा है ये, इसने वाला कैंडल मेल्ट हो रही है। तो जैसे तुमने देखा होगा कि यार जब तुम कैंडल जला रहे हो, एक साइड से तो जल रही है वो, मतलब ऊपर से तो तुमने देखा होगा कि ऐसी फ्लेम जल रही है, बट साइडों से ऐसे ऐसे थोड़ा सा मोम ये नीचे आके जमा हो जाता है। जो तुम वैक्स होता है ना तुम्हारा, यहाँ पे वैक्स जमा हो जाता है साथ में, और ऊपर ये तुम्हारी ऐसे तुमने देखा होगा धुआं सा तुम्हारा थोड़ा बहुत निकलता है ना। तो वही राहुल ने भी वही किया। अब उसने बोला वैक्स वेवर्स बर्न प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट, ऑफ कोर्स हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, और ब्लैक डिपॉजिट इज फाउंड ऑन कोल्ड सरफेस हेल्ड अबव द फ्लेम। ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मतलब ब्लैक डिपॉजिट इज फाउंड मतलब अगर उसने ऊपर कोई सरफेस रख दी ना, फॉर एग्जांपल अगर तुमने कैंडल जलाई है, तुमने देखा होगा तुमने ऊपर कोई प्लेट या तुमने कोई कटोरी सी, कटोरी का जो बेस होता है ना अपनी, तो उसको अगर तुम वैसे रख दोगे तो वो नीचे से काला काला हो जाता है, यहाँ पे जो ये पोर्शन है सब ब्लैक ब्लैक सा एक ऐसी लेयर सी जम जाती है। सो वही हुआ है राहुल के साथ भी। तो पूछ रहा है कि यार कौन सा प्रोसेस एक फिजिकल चेंज है। तो तुम सोचो फिजिकल चेंज क्या हो रहा है। कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा होगा वैक्स का, कि तुम्हारा जो वैक्स है जो मोम है वो मेल्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हो रही है और हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हीट से क्या होगा, वो वैक्स मेल्ट होगा, वैक्स मेल्ट होकर नीचे जमा आ जाता है। तो वैक्स फिर से यूज हो जाएगा, वो तो वापस क्या बोलते हैं, वापस वो वैक्स को यूज कर सकते हैं अपन उस कैंडल के लिए। सो क्या हुआ, फिजिकल चेंज हो गया, क्योंकि वैक्स मेल्ट हुआ फिर से वो वैक्स यूज हो जाएगा। सो व्हाट इज द फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज द फिजिकल चेंज। ठीक है। विच प्रोसेस है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज तुम देख ही सकते हो बहुत इजीली, कि यार जो तुम्हारा एक कैंडल बर्न हो रही है, इसमें तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा दो चीजें बर्न होती है, तो तुम्हारा जो वैक्स है वो क्या हो रहा है, वो तुम्हारा बर्न भी तो हो रहा है। बर्न इन व्हाट सेंस, तुम्हारा वैक्स के साथ दो चीजें होती है जब तुम कैंडल जलाते हो, तो ये मेल्ट होके नीचे आ जाता है। और दूसरा, इस कैंडल की कंबशन को सपोर्ट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए अपने को, तो वो वैक्स ही जो एज अ फ्यूल या ऑयल समझ लो तुम, यूज हो रहा है जो तुम्हारी कैंडल को बर्न कर रहा है। तुम्हारी यहाँ पे दो चीजें बर्न होती है, एक तो तुम्हारी ये क्या बोलते हैं, वैक्स बर्न होता है, एंड इसके साथ साथ तुम्हारी विक जो होती है ये भी बर्न होती है। विक मतलब ये जो तुम्हारी ये टॉप की जो ये बत्ती होती है तुम्हारी। सो इसलिए तुम्हारी दो चीजें हो रही है यहाँ पे, विच प्रोसेस है केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ वैक्स एंड बर्निंग ऑफ विक की, तो दोनों चीजें तुम्हें मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है। वैक्स बर्निंग एक ज्यादा अच्छा एग्जांपल है वो लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तुम वैक्स से दो केसेस बना सकते हो, जहाँ पे एक साथ फिजिकल चेंज भी हो रहा है, केमिकल चेंज भी हो रहा है। फिजिकल चेंज कैसे हो गया, वैक्स मेल्ट हो रहा है, और दूसरा वैक्स बर्न हो रहा है। ठीक है। समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वाई कैन आई कैंडल बी कंसिडर एन एग्जांपल वेयर, अरे वही बात जो मैंने बोला कि बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस साथ में कैसे हो रहे। फिजिकल चेंज हो गया तुम्हारा मेल्टिंग वाला, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है। और ये केमिकल चेंज क्या हो गया, बर्निंग ऑफ वैक्स वाला। ठीक है। समझ गए। तो ये क्वेश्चंस तुम कर सकते हो। ये इसका अच्छा मैंने आंसर लिख रखा है। ठीक है, देखो प्रॉपर आंसर है, कैंडल इज वेयर बोथ साइमल्टेनियसली है। ठीक है, तुमसे पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट क्या है, कैन अ चेंज बी रिवर्सिबल एंड स्टिल बी फिजिकल चेंज। हाँ मतलब बहुत इजी चीज है तो, रिवर्सिबल एंड स्टिल भी फिजिकल होते ही है, बहुत इरिवर्सिबल चेंजेस फिजिकल, सच एज कटिंग ऑफ पेपर। तुमने पेपर को काट दिया, ऑफ कोर्स फिजिकल चेंज किया तुमने, पेपर की प्रॉपर्टीज को थोड़ी छेड़ा है, कि पेपर तो पेपर ही रहेगा, बट फिजिकली तो ऑफ कोर्स अलग हो गया ना। या फिर तुम एक और एग्जांपल लिख सकते हो, पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल तुम लिख सकते हो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। ग्लास को तोड़ना, जैसे ग्लास कभी छूट जाता है, तो जब चप्पल पड़ती है तो उससे टाइम तुमने नोटिस किया होगा कि कांच जब टूटा है, तो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास क्या है, फिजिकल चेंज है। तो तुम उससे ऐसे ध्यान रख सकते हो कि तुम चप्पल पड़ रही है तुम्हें, तो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट। ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन तुम्हारे। अब हाँ, सो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, हमें पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। बेसिक चीजें, केमिकल रिएक्शन कोई भी एक प्रोसेस है जिसमें तुम कोई भी एक से ज्यादा चीजें, जब तुम उसको, जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं चीजों को, जो तुम्हारी इनिशियल तुम्हारे पास है, उसको जब कोई तुम केमिकल चेंज करते हो, सो क्या होगा, नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक। तो बहुत बेसिक चीजें अपन, जैसे हम बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं अपन, कुकिंग का। कुकिंग तुम्हारा बेसिक एग्जांपल, तो समझो तुम्हारी मम्मी आज दाल की सब्जी बना रही है। दाल की सब्जी में क्या होगा, तुम्हारी मम्मी कुकर लेगी, उस कुकर के अंदर तुम्हारी मम्मी दाल डालेगी, ऐसे तुम्हारा कुकर होगा कुछ। ठीक है। इसके अंदर दाल होगी, इसके अंदर पानी होगा, इसके अंदर तुम्हारी कुछ स्पाइसेस होगी, ये दो तीन चीजें होगी, और नीचे गैस जल रही होगी। ठीक है। इस तरीके का तुम्हारा सेटअप होता है, बेसिक चीजें। तो अब ये क्या है, इनिशियल तो सब एक, ये सब तुम्हारे रिएक्टेंट्स है। तुम्हारे दाल एक रिएक्टेंट है, वाटर एक रिएक्टेंट है, ये तुम्हारी रिएक्टेंट है, गैस एक रिएक्टेंट है, ये सब एक रिएक्टेंट का पार्ट है। ठीक है। तो जब तुम ये सब चीजें क्या, रिएक्टेंट ही तो है, जब तुम्हारी दाल कुकिंग क्या है, एक केमिकल चेंज है।
एक रिएक्शन हो रही है इसमें, तो क्या रिएक्शन नहीं बोलेंगे इसको, एक चेंज बोलेंगे, जो तुम्हें बेसिक तुम्हें समझाने की बात कर रहा हूँ। एक रिएक्शन में कैसे समझो इसको, तो जब तुमने ये सब चीजें ले ली, ठीक है, इसके अंदर तुमने हीट दी, तो हीट दे के क्या होगा, तुम्हारी दाल पक जाएगी, पानी थोड़ा उबल जाएगा, दाल पक जाएगी, सब मिक्स हो जाएगा, तो तुम्हारे पास फाइनल एक मिक्सचर बनेगा, जिसको तुम दाल बोलते हो, दाल जो तुम खाते हो। व्हाट इज दिस, दिस इज क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम सब्सटेंसेस यूज कर रहे हो जिनको रिएक्टेंट्स का नाम लिया जा रहा है अपन, एंड तुम्हारे पास क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। एंड व्हाट्स योर प्रोडक्ट, जो तुम्हारी दाल बनी है पकने के बाद। तो ठीक है, ये एक बेसिक आइडिया कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, तुम्हारे रिएक्टेंट्स होते हैं और एक प्रोडक्ट बना जाता है। एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, कोई नेसेसरी नहीं एक ही प्रोडक्ट हो, ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज जो है ऑफ कोर्स इनसे अलग होगी। ये कोई सेम प्रॉपर्टीज थोड़ी रखेगा, जो तुम्हारी दाल बनी है, कुक्ड दाल, तुम्हारी कच्ची दाल थोड़ी होगी वो टेस्ट, ऑफ कोर्स ही बात है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, वो पक चुकी है अंदर से, उसका केमिकली भी थोड़ा चेंज हुआ है, या इट्स अ डिफरेंट थिंग विच इज फॉर्म, ठीक है। सो इसी चीज को अपन, क्या होगा अभी रिएक्शन, ये तो तुम्हें एक होमली एग्जांपल देके समझा है। केमिकली जब तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो क्या होती है, तुमने भाई बहुत सारी रिएक्शंस देखी होगी, तुमने रिएक्शंस जैसे तुमने सुनी भी होगी, तुमने पढ़ा भी होगा, बहुत बेसिक रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें तुम H2 + O2, इसको लेके तुम बोलते हो यार पानी बना रहे हैं हम तो, 2H2, ये एक रिएक्शन तुमने देखी होगी, सुनी होगी। एक तुमने सुनी होगी कार्बन + ऑक्सीजन, इससे भाई इससे कार्बन डाइऑक्साइड बना दे, ये तुमने एक बहुत बेसिक रिएक्शन देखी होगी। तो ये रिएक्शंस है, ये तुम्हें पता है कि यार हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेंगे तो H2 बन जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन को लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इस रिएक्शन को कैसे तुम एक्सप्रेस करते हो, इस रिएक्शन का एक्सप्रेस तुम एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू करते हो। सो व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक मतलब ये सिंबल्स H2O2, ये सब तुम्हारे सिंबल्स है ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द केमिकल फॉर्मूले द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सो केमिकल फॉर्मूला जो हो गया तुम्हारा, हाइड्रोजन क्या है, तुम्हारा हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला तुम क्या बोलते हो, H2 बोलते हो, H2। ऑक्सीजन का तुम क्या बोलते हो, थोड़ा ढंग से लिखना, एक मिनट, ऑक्सीजन का तुम क्या लिखते हो, O2 लिखते हो। So what is this? This is the chemical formula of the reactants, है ना? एंड इसको जब तुम यूज करते हो, तो इन पूरे एज अ होल, ये तुम्हारा क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन इस पूरा, ये तुम्हारा सिंबल्स के थ्रू है। कार्बन का तुम्हारा ये क्या सी सिंबल है ना इसका, जो तुम्हारा केमिकल फॉर्मूला है हाइड्रोजन का, इसका सिंबल है। सो इन सिंबल्स के थ्रू जब तुम रिप्रेजेंट करते हो इस पूरी चीज को, सो ये पूरी चीज क्या है तुम्हारी, ये केमिकल इक्वेशन है ना, तुम्हारे रिएक्टेंट्स हो गए कार्बन ऑक्सीजन, और ये तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग कि व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन तुम्हारे, जब तुम किसी भी रिएक्शन को तुम्हें दिखाना है इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स यूजिंग द सिंबल्स ऑफ द केमिकल फॉर्मूलाज, देन इट इज अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये तो तुम मतलब बहुत जनरल चीज है, इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन तुम पढ़ रहे हो तो पता होनी चाहिए ना कि यार इक्वेशन होती क्या है, कि वो एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है तुम्हारे फॉर्मूलाज की, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये पूछ सकता है डेफिनेशन वाइज, तो याद कर लेना, ठीक है। ये एग्जांपल आ गया, H2 + O2 गिव्स टू H2O, लीड का, लीड ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन हो गया लीड प्लस ऑक्सीजन में, ठीक है। अब तुमने यार ये तो पता है यार, एक केमिकल रिएक्शन मतलब, अब तुम एक चीज, अब तुमने सोचा होगा ऐसा कि यार हम पता कैसे चले कि यार केमिकल रिएक्शन हो रही है क्या। अब ऐसे तो कुछ भी हो सकता है कि तुम देख रहे हो कि यार यहाँ पे जैसे तुम्हारी दाल है पक रही है, क्या तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा। तुमने जब तुमने देखा होगा, तुमने लैब तुम गए होंगे, तो तुमने वो मैग्नीशियम की जब स्ट्रिप बन करी होगी, तुमने सोचा तो होगा कि यार, यार यहाँ पे सब बोल रहे, टीचर बोल रही है कि यार यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, मैं कैसे पहचानूं कि ये केमिकल रिएक्शन है एक्चुअल में। मतलब कई केमिकल रिएक्शन पता भी नहीं चलता कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, बट हो जाती है। जैसे तुमने कभी ट्राई किया होगा, तुमने विनेगर और वो क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा को मिला के देखा होगा, तो वो झाग झाग निकलता है, तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। बट पता कैसे चले कि यार ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो उस केमिकल रिएक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हमने चार एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बेसिकली कि इन चार वेज है तुम्हारे पास, इनसे तुम डिसाइड कर सकते हो मेंटली कि यार, कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही। सो क्या चीज, चार चीज हमने बोली, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और चेंज इन टेम्परेचर। सो चेंज इन स्टेट मतलब, जैसे अगर वो पहले सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड से क्या हो गया, लिक्विड बन गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हो सकता है सॉलिड सॉलिड से लिक्विड बन गया, चेंज स्टेट होता है। या लिक्विड है, कई बार तुम ऐसी चीजें देखते हो लिक्विड सीधा गैस बन जाती है, केमिकल्स, जैसे ब्रोमीन एक होता है, उसको ब्रोमीन तुम्हारा होता है ब्रोमीन, ये लिक्विड में होता है। ऐसे जब तुम उसको जब तुम्हारे पास ऐसा लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन मिलता है, और जैसे ही तुम ब्रोमीन को एक्सपोज करोगे उसको एयर में, तो वो गैसियस फॉर्म में सीधा कन्वर्ट होने लग जाता है ब्रोमीन तुम्हारा। सो ये भी क्या एक रिएक्शन ही तो है, ब्रोमीन लिक्विड से गैस में चेंज हो रही है। चेंज इन कलर, काफी रिएक्शंस होती है जिसके अंदर कलर में चेंज हो जाता है।
कलर इन द सेंस चेंज, जैसे तुमने देखी अभी तुमने, तुम्हें आई डोंट थिंक सो तुमने कोई देखी होगी चेंज इन कलर होने वाली रिएक्शंस, बट हाँ, सो चेंज इन कलर में क्या बोला था, हाँ चेंज इन कलर की तुम्हारी क्या एग्जांपल हो सकता है, तुम ऐसे सोचो कि आयरन, आयरन नेल बहुत बढ़िया एग्जांपल याद है। तो तुम्हारे पास जब तुम आयरन की नेल तुम देखते हो तो उसमें क्या होता है, इनिशियली तुम्हारी नेल जो होती है वो तुम्हारी आयरन के कलर मतलब सिल्वर कलर की होती है, बट कुछ टाइम बाद क्या होगी, वो तुम्हारी नेल जो होगी सिल्वर कलर की, वो बन जाएगी ब्राउन कलर की, ब्राउनिश रेडिश ब्राउनिश, उस पर वो डिपॉजिट आ जाती है। तो क्या हो रहा है उसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रही है कि उस पे ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, तो वो ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड की लेयर बन गई, तो वो सिल्वर कलर से ब्राउन कलर बन गया, तो क्या हुआ, कलर में चेंज हो गया। इवोल्यूशन ऑफ गैस भी तुमने देखा होगा कई जगह से, तुम बेसिक एग्जांपल ले लो, पेपर को जला दिया तुमने। सो तुमने जब तुमने पेपर का, जैसे तुम्हारे पास ये टुकड़ा है पेपर का, ठीक है, तुमने इसमें यहाँ पे आग लगा दी, तो क्या होगा कि कुछ पेपर जल जाएगा ऐसे साइड से, ठीक है, बचा हुआ पेपर हो जाएगा, और यहाँ पे गैस निकल रही होगी, तुमने देखा होगा, तो क्या होगा, गैस रिलीज होगी, बेसिक चीज है। चेंज इन टेम्परेचर में तुम्हारे देखा होगा, तुमने, तुम्हें एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, जैसे तुम चेंज इन टेम्परेचर में देखो, तुमने कभी वैसे किया कि तुमने, जैसे वो मिंट, तुमने देखा होगा मिंट का क्या होता है, मिंट की तुमने कोई ड्रिंक पी, जैसे तुम्हारा नींबू पानी में तुम्हें वो ठंडा, जैसे तुमने मेंटोस क्या बोलते हो, मिंट होती है ना तुम्हारी, जैसे वो ये जो मिंट की गोली आती है डबल मिंट और ये सारी होती है, तो जब तुम उसको ऐसे तुमने मुंह में रखा, ठीक है, और उसके ऊपर पानी पीते हो तो वो ठंडक सा इफेक्ट आता है, तो वो क्या होता है, वो मेंथॉल जो होता है वो एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो वो क्या करेगा मेंथॉल, वो तुम्हारा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक क्या होगा, मतलब तुम्हारी जो हीट है वो एब्जॉर्ब करी जाती है। तो इसी तरीके से तुम्हारे ये चार टाइप की रिएक्शंस हो गई। इसमें स्टेट की तो मैं बता दी, कलर की बता दी, गैस की तो टेम्परेचर की बता दी। टेम्परेचर में दो है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज करी जाती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करी जाती है। तो इसमें ये चीज तुम ऐड कर लो, एंड एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज्ड, और इसमें हीट एब्जॉर्ब्ड। बेसिक चीजें याद रखने वाली, ठीक है। सो अब तुम्हारे पास एक एग्जांपल जो मैं देर से बकर बकर करूँ ना, मैग्नीशियन स्ट्रिप वाला तुम्हें 3 4 बार एग्जांपल दे चुका, तुमने स्कूल में भी शायद कर लिया होगा, फर्स्ट से तुम सब पढ़ चुके हो। सो उसमें तुमने पढ़ा होगा मैग्नीशियन स्ट्रिप वाला एक्सपेरिमेंट। तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा एक मैग्नीशियम की रिबन होती है, स्ट्रिप होती है ऐसी, है ना, मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी सी नहीं होती, इतनी इतनी सी एक स्ट्रिप होती है, ठीक है। अब इस स्ट्रिप को क्या करते हैं, तुम्हारी, तुमने देखा होगा तुम्हारे टीचर्स उसको एक टोंग्स या उस टाइप का एक चिमटा जैसा एक वो होता है, उससे साइड से पकड़ती है इसको, यहाँ से पकड़ते हैं उसको, और पकड़ के यहाँ पे तुम्हारे बर्नर सा एक होता है, उस बर्नर पे उसको आग लगी रहती है, उस आग से ये फ्लेम पकड़ लेता है, ठीक है। और एक नीचे एक पेट्री डिश रखी जाती है, उस पेट्री डिश में तुम क्या ऑब्जर्व करते हो कि यार, जैसे जैसे तुम्हारी ये एक, जैसे जैसे जलता है ना, एक वाइट सी एक ऐसी चमकीली सी फ्लेम जलती है, जैसे तुमने कभी फुलझड़ी वगैरह जलाई होगी ना, तो उसमें भी एक वो स्पार्क सा निकलता है ना, वैसी सी फ्लेम चलती है इसमें। और फिर क्या होगा, साथ में क्या होगा, ये जैसे जैसे जलता है ये, तो नीचे व्हाइट व्हाइट कलर के कुछ ये पाउडर से निकलता है इसमें, इसमें ग्लास में, तुम्हारे वॉच ग्लास में, और यहाँ से तुम्हारे फ्यूम्स निकलती है थोड़ी थोड़ी। ये तुमने बेसिकली इसको देखा होगा, जो ये हो रहा है। तो अब ये एक्चुअल हो क्या रहा है, तुमने पढ़ा हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन। तो इसको तुम कैसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि यार, तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि यार ये केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि तुमने इसमें चारों तुम्हारे वो रूल लगा के देख लिए कि यार, पहला क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट वाला, स्टेट में कुछ फर्क पड़ रहा है, मतलब फर्क क्या पड़ रहा है कि वो सॉलिड है और वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, एक तुम्हारा स्टेज वाला फॉर्म हो गया, ठीक है। दूसरी चीज तुम्हारा कलर, कलर में इसमें आई डोंट थिंक सो कोई बहुत कहा जा सकता है कलर वाला चीज, क्योंकि सिल्वर से वो बस व्हाइट पाउडर बनता है, क्योंकि ये जो तुम्हारा ये होता है ना, ये मतलब सिल्वर ग्रेइश सा तुम होता है, हर वाइट हो जाता है, तो ज्यादा वो ऑब्जर्वेबल कह सकते हो, बट ठीक है, कहने के लिए उसको तुम मान लो कि तुम्हारा सिल्वर ग्रे से व्हाइट बनता है, ओके। तो ये तुम्हारा व्हाइट एमजी ऑक्साइड बन जाता है, सिल्वर ग्रेइश सा वो होता है, तो तुम्हारा स्ट्रिप होती है वो, ठीक है। सो इसके बाद तुम्हारा कलर ऑफ गैस, सॉरी, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, तुम्हारी मैग्नीशियम जब तुम स्ट्रिप बंद करते हो तुम्हारी गैस रिलीज होती है। और चौथा तुम्हारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर, ऑफ कोर्स रिलीज, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये चार पांच छह ऑब्जर्वेशन है तुम्हारे पास। कलर चेंज की क्या हो रहा है, कोई सिल्वर ग्रे मैग्नीशियम रिबन है, व्हाइट पाउडर में वो कन्वर्ट हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, एमजी डैzzling फ्लेम से, एमजी मतलब मैग्नीशियम, है ना, हीट एंड लाइट रिलीज कर रहा है। न्यू सब्सटेंस बन रहा है तुम्हारा, क्योंकि क्या होगा जब तुम मैग्नीशियम की स्ट्रिप को ऑक्सीजन के साथ जो एनवायरनमेंट में है, तो तुम उससे रिएक्ट करो, क्योंकि जब तुम जलाते हो, सो व्हाट यू डूइंग, यू रिएक्टिंग इट विद ऑक्सीजन। सो और ऑक्सीजन क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ वेरी गुड कंबशन, मतलब कंबशन बढ़ाता है ना ऑक्सीजन, कंबशन सपोर्ट करता है। सो जब तुम्हारी मैग्नीशियम की स्ट्रिप को जलाओगे तो ऑक्सीजन कंबशन सपोर्ट करेगा,
तो ये क्या बनता है, MgO तुम्हारा फॉर्म होता है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 MgO बन जाता है। तो ठीक है, बैलेंसिंग बात की बात है, MgO बन जाता है, ये चीज बेसिकली याद रखने वाली बात है। ठीक है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है अभी वो, मतलब ऑक्साइड बन जाता है मैग्नीशियम रिबन से, है ना। सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो चुका है उसमें। उसके बाद इरिवर्सिबल चेंज है भाई, तुम्हारा ऑक्साइड एक बार बन गया, ये जो तुम्हारा ऑक्साइड बन गया, इस ऑक्साइड से तुम उसको फिर से नहीं बना पाओगे। ये जो ऑक्साइड जो तुम्हारा बन जाता है, इसको तुम फिर से उस स्ट्रिप में थोड़ी बना पाओगे। ठीक है, तो कौन सी बात है, रिवर्सिबल चेंज है। और दूसरा इंक्रीज इन मास, क्योंकि क्या हो रहा है, इनिशियली जो तुम्हारा इनिशियली स्ट्रिप में किसका, इनिशियली स्ट्रिप किससे बनी, मैग्नीशियम की बनी है। तो इट इज जस्ट हैविंग द मैग्नीशियम का मास। अगर मैं मान लेता हूँ कि कुछ भी 2 ग्राम की स्ट्रिप है, ठीक है, तो एक बार जब तुमने उसको बर्न कर लिया, तो उसमें कुछ ना कुछ ऑक्सीजन का मास ऐड हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स एमजीओ एक नया सब्सटेंस बन रहा है। तो अब जो तुम्हारा ये पेट्री डिश में टोटल इकट्ठा हुआ होगा ना, इसका जो टोटल वेट है, ये जिस 2 ग्राम की स्ट्रिप थी, जस्ट एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2 ग्राम से वो थोड़ा सा बड़ा हुआ वेट आएगा, 2.1 ग्राम या समथिंग लाइक दैट, बड़ा हुआ वेट आएगा, क्योंकि तुम्हारा ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ऑक्सीजन का मास ऐड हो गया। ठीक है, सो ये तुम्हारी बेसिक 4 5 ऑब्जर्वेशन है जो तुमने यहाँ पे इसमें देखी, जिसे तुम बता पा रहे हो कि ये रिएक्शन हो रही है। और ये रिएक्शन में एक्सोथर्मिक है, ये बता चुका था मैं, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। सो अब हाँ, ये रिएक्शन में क्या हुआ एक्चुअल में, कि व्हाट केमिकल रिएक्शन टुक प्लेस। सो एक्चुअली जो यहाँ पे हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो तुम्हें मैंने अभी बताया कि मैग्नीशियम है, वो रिएक्ट कर रहा है तुम्हारे ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, और तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ये तुम्हारा बेसिकली केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो तुम्हें याद होनी भी चाहिए इस एग्जाम्पल, क्योंकि पूछ सकते हो तुम्हारे बारे में, इस रिएक्शन के बारे में, इस एग्जाम्पल को यूज करके बोर्ड वाला पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, सो इस एग्जाम्पल का आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया कि कैसे हमने इस रिएक्शन को ऑब्जर्व किया एंड एक्चुअल में क्या हुआ, जिससे हम क्लैरिफाई कर पा रहे हैं कि यार ये एक रिएक्शन है, और क्या रिएक्शन हुई वो भी हमें पता है। ओके, सो ये तो वही चीज आ गई। ठीक है, सो ये क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग, अच्छा कुछ क्वेश्चंस है, ये तुम सॉल्व करो, पॉज करो और पहले सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, सवाल करो तुम्हारे पास, ये मैंने मतलब मेरी स्लाइड्स में तुम देखोगे, जो भी मेरे टॉपिक्स में पढ़ा रहा हूँ, जैसे केमिस्ट्री में तुम्हारे देख रहा हूँ, सवाल करो तुम्हें इस टाइप का मिलेगा। एक मैथ्स में मिलेगा और केमिस्ट्री में तो मिलेगा ही मिलेगा। सो विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बेसिक सवाल है, एक्सोथर्मिक तुम्हें पता है, एक्सोथर्मिक किसमें क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज। एंडोथर्मिक में क्या होता है, एब्सॉर्ब होती है। सो ठीक है, बस इस पॉइंटर, जब भी तुम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक तुम्हारे कहीं भी आए ना, तो बस ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सो से याद करो कि निकल रही है, हीट निकल रही है, और एंडो, एंडो मतलब खींच रहा है, एब्जॉर्ब। ठीक है, सो मतलब एक्सोथर्मिक क्या मतलब हो रहा है, एक्सोथर्मिक ये सब तुम्हारे क्या ग्रीक वर्ड्स है। सो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ग्रीक वर्ड्स है, तो इसमें क्या है, एक्सोथर्मिक, एक्सो से तुम ऐसे याद कर लो कि यार एक्सो, तो एक्सो का क्या है, मतलब एक्चुअल मीनिंग एक्सो क्या होता है, आउटसाइड, बाहर। सो बाहर मतलब निकल रही है हीट, ऐसे याद कर लो एक्सो से, कि हीट इज रिलीज, एक्सो। एंडो का क्या होता है, अंदर, अंदर मतलब विद इन योर सेल्फ, मतलब विद इन योर सेल्फ कि एब्जॉर्ब कर रहा है, ऐसे याद कर लो, एक्सो निकलना, इंडो लेना। ठीक है, सो ये क्या है, पहला क्वेश्चन, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्या चीज है, अच्छा पूछ रहा है वो, तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है। सो क्या होता है तुम्हारा फेरस सल्फेट, FeSO4 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हीट दी जाती है, ताकि ये Fe और SO4 पे कन्वर्ट टूट जाता है। ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास, सो बेसिकली इसमें हीट दी जा रही है। सो हीट दी जा रही है तो क्या बोलेंगे, इट्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडो के लिए अपन END, एंडोथर्मिक के लिए ENDO लिख देंगे, एंडो। ठीक है, एंडो मतलब क्योंकि ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें तुम थर्मली हीट देते हो उसको, तब जाके फेरस सल्फेट Fe+2 और SO4-2 इसमें टूट जाता है, फेरस और सल्फेट में। ठीक है, अब है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तुमने आई थिंक लैब में अगर किया हो, अगर तुमने कोई भी एसिड हो, HCl हो या H2SO4, वैसे टीचर्स तुम्हें तुम्हें देगी नहीं करने 10th में तो, पर तुम 12th में जाके तुम करोगे इस चीज को, अगर तुम साइंस लोगे तो, कि जब तुम्हारा कोई भी एसिड होता है, फॉर एग्जांपल अगर तुमने H2SO4 ले लिया या HCl ले लिया, इसको जब तुम पानी में डाल देते हो ना, तो ये H+ आयन रिलीज करता है बहुत सारे, है ना, ये खुद टूट जाता है, सल्फेट में, SO4 में टूट जाएगा, वो डिसोसिएट हो जाता है। बट इससे क्या होगा, H+ आयंस बहुत सारे अमाउंट में रिलीज होते हैं। सो सडनली ये जो रिलीज हो रहा है ना H2SO4, जैसे ही तुम्हारा एसिड, तुमने जैसे ही पानी की एक बूंद चली गई, बहुत मतलब बहुत सारे हजारों आयंस H+ के रिलीज होने लग जाएंगे। सो इन H+ के जैसे आयंस रिलीज होते हैं, बहुत सारी हीट रिलीज कर, काफी हीट रिलीज होती है। सो तुम्हें वैसे तुमने देखा होगा लैब में वो लिखा रहता है कि डू नॉट टच सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब एसिड्स के लिए स्पेशली लिखा होता है, और वो ग्लास बॉटल में स्टोर होते हैं, है ना, ये भी तुमने देखा होगा। तो इसका भी एक अलग लॉजिक है ग्लास बॉटल में स्टोर होने का, क्योंकि
अगर वो किसी प्लास्टिक या ऐसे कंटेनर में, तो वो प्लास्टिक का कंटेनर ही गल जाएगा उसमें, क्योंकि करोसिव होता है ये नेचर में। इसलिए उससे हम ग्लास बॉटल्स में यूजुअली स्टोर करते हैं, और वो अलग से मार्क्ड भी होता है इनमें, सल्फ्यूरिक एसिड और इन सब में, है ना, क्योंकि ये बहुत ही करोसिव एसिड्स होते हैं। तो तुम्हारी अगर अगर किसी में गिर गया है एसिड या कुछ भी हो गया, तो वो काफी बर्न कर देगा, क्योंकि ये बहुत हाईली करोसिव एसिड है। इसका पीएच भी 1 से कम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। सो या सो एच, और इनमें क्या है, जैसे तुमने आई थिंक एनसीईआरटी में तुम्हारी एक लाइन है कि तुमने जैसे तुम एसिड के अंदर एक बूंद भी पानी की डाल दोगे, सो इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में मेंशन है। उसी को देखते हुए ये एग्जांपल तुम्हारा यहाँ पे आ गया, है ना। ठीक है, सो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट इज रिलीज्ड बिकॉज अ लॉट ऑफ H प्लस आयंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, सो इट इज एन एक्सोथर्मिक। इसमें एक्सो लिख देते हैं यहाँ पे अपन। फिर डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। डिसोल्यूशन मतलब जब तुमने NaOH लिया, इसको पानी के अंदर डाल दिया, तो NaOH प्लस H2, ये तुम्हारे क्या है कि तुमने एक बहुत फेमस, तुमने पढ़ रहा होगा NaOH के बारे में, एक बहुत अच्छा बेस है, इट्स अ गुड बेस, लिख लेते हैं यहाँ पे, गुड बेस, बेस है ये। तो क्या होगा, जब जब भी तुम NaOH है, बेसिक है, इसको तुम पानी में डाल दोगे, तो क्या होता है, ये बहुत सारे OH माइनस आयन रिलीज कर देगा, हाइड्रोक्साइड आयन जिसको तुम बोलते हो। जैसे ही तुम एक चीज ध्यान रखो, कभी भी अगर तुम एसिड को डालोगे पानी के साथ, एसिड प्लस पानी, H प्लस आयन रिलीज होते हैं बहुत सारे अमाउंट, मतलब थाउजेंड्स ऑफ H प्लस आयन रिलीज होते हैं। एंड जैसे ही तुम बेस को डालोगे पानी के साथ, तो तुम्हारे हाइड्रोक्साइड आयंस, OH माइनस आयन रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कभी भी, कि पूछ सकता है वो एसिड को पानी में डालने से क्या होता है, बेस को डालने से क्या होता है। एसिड से तुम्हारे हाइड्रोनियम आयंस H प्लस आयंस, और बेस से हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयंस। ठीक है, सो ये भी वही है, गुड बेस है, गुड बेस को पानी में डालोगे, जैसे गुड एसिड था, ये गुड बेस है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड गुड एसिड था और ये गुड बेस है। इसमें भी हीट रिलीज हो रही थी, OH में H प्लस आयन रिलीज हो रहे थे, तो इसमें भी हीट रिलीज होती है। सो इट इज ऑन ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, इसको हटाते हैं अभी। एक और चीज ध्यान रखना, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें याद रखनी चाहिए, कि कभी भी किसी भी रिएक्शन के अंदर, या मतलब रिएक्शन कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम अगर एसिड और तुम्हारे पास बेस है तुम्हारे हाथ में, तो तुम कभी भी, तुम एसिड के अंदर, मतलब तुम एसिड की बॉटल के अंदर पानी नहीं डालते, तुम पानी के अंदर एसिड मिलाते हो। समझ रहे हो मेरी बात को। ऐसे नहीं करोगे कि तुमने यार एसिड ले लिया, पूरी बोतल एसिड की ली है, उसके अंदर पानी की 4 बूंदे डाल दी, ऐसे नहीं भाई, ऐसा नहीं कर, ऐसा प्रेफर नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, तुम्हारे इतने ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोनियम आयंस जो है वो तुम्हारे रिलीज होंगे, और इतनी एनर्जी रिलीज होती है, उस कारण से वो बॉटल शैटर हो जाएगी। तो इस चक्कर में हम हमेशा कुछ पानी में एसिड को मिलाते हैं, और फिर उस एसिड को एज ए डाइल्यूटेड HCl या डाइल्यूटेड H2, जो भी तुम एसिड लोगे, उसका डाइल्यूटेड वर्जन यूज करते हैं, ताकि इट्स सेफ टू यूज। अदरवाइज तुम वैसे वाइस वर्सा चीज को नहीं कर पाओगे, तुम हमेशा उसको पानी के अंदर डालना पड़ेगा। तो इस चीज को याद रखना, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि वाई डोंट वी ऐड वाटर टू एसिड, वी ऐड एसिड टू वाटर। So yeah, because a lot of H plus ions and lot of energy and heat will be released, and the glass bottle will shatter. So that's why we always add acid to water. उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। अमोनियम क्लोराइड की बात करें, दैट इज अमोनियम। अमोनियम तुमने पता क्या होता है, इट इज NH4। इट इज, सो अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl, इसका फॉर्मूला अमोनियम क्लोराइड का। तो जब भी तुम अमोनियम क्लोराइड बात करोगे, इसको तुम पानी में डालते हो, तो क्या होता है, ये एक बेस, ये एक वीक सॉल्ट है। वीक सॉल्ट को क्या होता है, वो इजीली आयनाइज नहीं हो पाता। सो इसके लिए हम एनर्जी देते हैं इसको, ताकि ये फर्दर NH4 प्लस और क्लोराइड आयंस में ब्रेक हो जाए, मतलब फर्दर इसका डिसोसिएशन हो जाए। सो बेसिकली इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो देखो ये सब चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ोगे और रिएक्शंस होगी। अभी तो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड में तुम पीएच के बारे में पढ़ोगे, एसिड बेसिस की रिएक्शंस पढ़ोगे, थर्ड में तो तुम्हारी और भी रिएक्शन हो जाएगी पानी के साथ रिएक्शंस, और वो बहुत सारे तुम्हारे डिटर्जेंट्स, और वो बहुत सारे फॉर्मूलाज हो जाएंगे, तो धीरे धीरे तुम्हें याद करने पड़ेंगे, बट वो हो जाएंगे टाइम के साथ। बट ये है कि तुम जितना डिले करोगे उतना तुम्हारे लिए गलत है। अभी भी मतलब जुलाई चल रही है, और तुम अगर अब जाके इनको स्टार्ट कर रहे हो, तो भाई तुम्हें टाइट होके बस पढ़ना है, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है बोर्ड्स के लिए। इसलिए तुम्हें फटाफट चीजें ढंग से कवर अप करनी है। फटाफट भी करने का ये मतलब नहीं कि तुम उसे कचरा काट लो, ढंग से पढ़ो, टाइम दे के चीजों को पढ़ो, ढंग से पढ़ो। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन ईच केस। ठीक है भाई, बताते थे। सो पहला है मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। ठीक है, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड में तुम क्या बोल सकते हो, देखो, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड में तुमने देखा होगा कि तुम्हारा मिल्क होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और अब तुम्हारा वो एक सेमी सॉलिड टाइप, वो तुम्हारा दही जो तुम्हारा होता है वो सेमी सॉलिड टाइप फॉर्म में होता है, मतलब कुछ पार्ट सॉलिड जमा होता है और कुछ पार्ट लिक्विड फॉर्म में होता है। सो व्हाट इज इट, चेंज इन स्टेट। स्टेट लिख लेते हैं आप। ठीक है,
दूसरा आयरन नेल टेबल्स ब्राउन, भाई कलर चेंज, कलर का चेंज हो सकता है क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है और ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो रहा है। सो कलर लिख देते हैं यहाँ पे। जिंक रिएक्ट्स विद HCl एंड बबल्स, बबल्स क्यों बनते हैं? क्योंकि तुम्हारी जिंक जब रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन को भी मिटा रहा हूँ मैं, लिख लिया होगा इसको। सो जब जिंक की रिएक्शन होती है, सो दैट इज Zn प्लस HCl, ठीक है। क्या होता है, जिंक क्लोराइड बन जाता है, H2 रिलीज हो जाती है गैस। तुम्हारी हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है तो तुम्हारी बबल्स तुम सीन कर, बबल्स तुम्हें दिखते हैं। दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ पे गैस लिख लेते हैं अपन बस। एवोल्यूशन ऑफ गैस पूरा लिखना है, ऐसा नहीं, ये तो मैं तुम्हें बताने के लिए अभी छोटा लिखना, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे। ये चीज ध्यान रखना, ये रिएक्शन भी याद करना है, पूछ सकता है और वैसे भी आएगी आगे, क्योंकि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तुम्हारे पास। उसके बाद बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये तुमने पहले ही पढ़ लिया। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में क्या हो रहा है, Mg तुम्हारा रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, तो उससे MgO बन जा रहा है। सो यहाँ पे तुम्हारा कितने सारे चेंजेस हमने लिख लिए थे, स्टेट के भी हो रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारे गैस भी रिलीज हो रही है, बहुत सारी चीजें तुम लिख लेना वहां से, ठीक है। ये भी तुम्हारा हो गया। ये थोड़ा घिचपिच हो गया मैं मानता हूँ, बट ठीक है, समझ में आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये क्रिस्टल क्लियर है, ये क्रिस्टल क्लियर है, तो आगे देखते हैं ये क्या है, याद कर लेना। हाँ भाई, ये सब याद कर लेना है, कुछ एग्जांपल्स है जो तुम्हें, अगर तुम्हें याद होंगे तो तुम इजीली उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन को डिसाइड कर पाओगे कि यार ये एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक, क्योंकि अभी तो तुम 10th में जब तुम होते हो, 9th में तुम्हें इतना आइडिया नहीं, क्योंकि तुमने केमिकल रिएक्शन एक्चुअल फिजिकली परफॉर्म नहीं करी जाके लैब में, तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई तुम्हारे पास और ऑप्शन नहीं है, अनलेस एंड अनटिल तुम फिजिकली लैब में परफॉर्म करो, लैब में जाके परफॉर्म करो। सो या कुछ तुम्हारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, यार कॉमन सेंस है यार, गैस से हीट रिलीज होती है तभी खाना पका रहे हैं, उससे ये चीजें यूज हो रही हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। सो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन तुम पढ़ते हो, तुमने बायो में पढ़ा होगा, उसमें तुम्हारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट रिलीज की जाती है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बेस, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, जैसे तुम्हारा H2SO4, याद रख लेना ये चीज, H2SO4 इज अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, Cl इज अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है। ये सब तुम्हारे कुछ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं। नाइट्रिक एसिड तुम्हारा एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो गया, ठीक है। तो ये दो तीन एग्जाम्पल है, इनको याद ढंग से लिखता हूँ, रुक जाओ। सो तुम्हारे इसमें दो तीन एग्जाम्पल लिख लो तुम, जैसे दो तीन एग्जाम्पल है, जैसे तुम्हारे पास एक हो गया H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, एक तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। HCl तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। और तुम्हारा नाइट्रिक एसिड, इट इज HNO3, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ये तीन फेमस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड तुम्हें याद होनी चाहिए 10th में, ठीक है। और इनको तुम जैसे ही तुमने बताया, तुम्हें बताया मैंने, तुमने जैसे ही पानी में H प्लस, पानी में डाला, H प्लस रिलीज होता है और हीट रिलीज होती है। NaOH का भी सेम केस है, गुड बेस है, याद रख लेना। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये एक अच्छा चीज है जो तुम्हें पूछ सकता है बोर्ड वाला एज MCQ, ट्रू और फॉल्स बना के, कि क्या है फ्रीजिंग ऑफ वाटर। सो फ्रीजिंग ऑफ वाटर में क्या हो रहा है, तुम्हारा पानी जब लिक्विड फॉर्म से वो, क्या बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, तुम्हारी हीट रिलीज हो रही है, टेम्परेचर तुम्हारा घट रहा है। तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर था इनिशियल पानी का, तुम मान लो 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये भी मैं ठंडा ही मानूँ, यूजुअली रूम टेम्परेचर 23 डिग्री के आसपास होता है। सो 15 डिग्री सेल्सियस है, और अब वो जाएगा तुम्हारा 3-4 डिग्री ऐसे पे जाएगा फ्रीज होने के लिए, 2 डिग्री, और फिर जाएगा वो -1, 0 डिग्री से नीचे जाएगा, -1 डिग्री मान लेते हैं। सो इन सब में क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है ना, हीट रिलीज होगी तभी तो वो बर्फ बनेगा। हीट रिलीज ही नहीं होगी तो टेम्परेचर में चेंज ही नहीं आएगा तुम्हारा, वो 15 रह जाएगा, पानी रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, वेरी इंपॉर्टेंट। जब तुम भगोनी, तुमने देखा होगा, तुमने चावल वावल उबाले हो तुमने कभी, उसके ऊपर जब मम्मी ढक देती है ना उसको, ताकि वो पके ढंग से, तो उसमें क्या होगा, वो स्टीम की वेपर जब आती है तो वो जम जाती है ऊपर। तो जैसे ही तुम्हारे क्या होगा, तुम्हारा जो ये वेपर है, वेपर फॉर्म है ऑफ स्टीम, दैट इज तुम्हारा H2O स्टीम वाला पार्ट, इसी वो सरफेस से कांटेक्ट में आता है ना, सरफेस के कांटेक्ट, स्टीम लिखते हैं इसको, गैस, हम यहाँ पे गैस लिखते हैं इसको। जैसे ही वो सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, तो वो तुम्हारा लिक्विड बन जाएगा, H2O लिक्विड, और तुम्हारी हीट रिलीज हो जाती है, ठीक है। हीट रिलीज की हो रही है यहाँ पे भी, देखो, ये मान लो यार तुम 120 डिग्री पे है यार, ये किसते पे आ रहा है, अभी तुम्हारा गर्म पानी है 70 डिग्री मान लो, तो इस टेम्परेचर चेंज के लिए क्या हो, हीट रिलीज करनी पड़ी ना, और जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है वो हीट रिलीज कर देता है, पानी बन जाता है। ये तुम्हारा प्रोसेस होता है कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख लेना। और तुम थोड़ा कॉमन सेंस से ऐसे भी सोच सकते हो उसको यार, कि यार भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर घट रहा है, अगर टेम्परेचर घट रहा है तो ऑफकोर्स हीट रिलीज करी होगी तभी तो टेम्परेचर घटेगा, एक्सोथर्मिक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसने सराउंडिंग से या आर्टिफिशियल सोर्सेज से जो भी है, उसने हीट एब्जॉर्ब करी है, या टेम्परेचर मतलब लाइट के सोर्स हो गया, कुछ भी करके उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, नॉट हीट। हाँ, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट से कभी भी इसको लिंक मत करना, एनर्जी से लिंक करना। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो ये जरूरी नहीं कि यार वो हीट ही कर रहा हो,
वैसे भी हो सकता है हीट रिलीज ना करके वो एनर्जी किसी फॉर्म में से लाइट में रिलीज कर रहा हो, है ना? तो एनर्जी इज योर बेसिक थिंग टू बी रिमेम्बर, नॉट हीट। हीट, लाइट इज अ पार्ट। तो ये पूछ सकता है तुम्हें वो कि क्या है, मतलब क्या हो रहा है एक्चुअल रिएक्शन में। जब तुम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की अगर तुम वो लिख रहे हो स्टेटमेंट, सो एनर्जी लिख के आना उसमें। एनर्जी के फॉर्म्स तुम्हें पता है वैसे भी, हीट हो गया तुम्हारा एक एग्जांपल, लाइट हो गया, ये सब एनर्जी के फॉर्म, साउंड हो गया। सो ऑल दीज थिंग्स आर एनर्जी। सो और तुम्हारे ठीक एंडोथर्मिक क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एनर्जी तुम आर्टिफिशियली देते हो उस चीज को कराने में। फिर फोटोसिंथेसिस, इसमें भी सनलाइट दी जाती है तब जाके रिएक्शन होती है। मेल्टिंग ऑफ आइस, इसमें हीट एब्जॉर्ब करता है वो सराउंडिंग से, तब जाके टेम्परेचर कम होता है ना। जैसे हमने अभी किया था, हमने क्या किया था यार, वो 23 डिग्री पे था, तो उसको हमने -1 डिग्री पे पहुंचा दिया। तो इसी चीज का जब उल्टा होगा, तो वो सराउंडिंग से हीट लेगा ना, हीट लेगा तब जाके तो 23 डिग्री पे आएगा। समझ रहे हो? तो ये हो रहा है मेल्टिंग ऑफ आइस में। फिर इवापोरेशन और बॉइलिंग, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि यार जब भी तुम बॉइलिंग करते हो या इवापोरेशन करते हो, सो ऑफ कोर्स ये होता है तुम हीट दे रहे हो उसको, तभी तो वो इवापोरेट हो पाएगा यार। यही चीज है, 70 से 120, 70 बन रहा है, 70 से 120 बनाना है, तुम्हें तो हीट देनी पड़ेगी। डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एग्जांपल कि वीक सॉल्ट है, उसको तुम्हें फर्दर उसको आयनाइज कराना है, तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ती है उसको पानी के अंदर, ताकि वो फर्दर टूटे। ठीक है। सो ये याद कर लेना एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट चीज़ है दोनों याद करने की। सो हाँ, नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि अब केमिकल इक्वेशन लिखे कैसे। भाई ये तो पता है कि यार केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमने ये पहचान लिया कि यार ये रिएक्शन ऐसे होगी, मतलब ये चार हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बना ली कि यार ऐसी रिएक्शन हो रही है। बट उसको लिखे कैसे यार? मुझे पता है यार Mg रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, बट मैं कैसे बताऊं कि यार इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिखूंगा? मुझे पता है उसमें Mg+O2 है, बट हर चीज का नहीं पता मेरे को कि कैसे लिखूं। तो इसी चीज के लिए तो मैं एलिमेंट्स के आयंस तुम्हें पता, एलिमेंट्स और आयंस पता होनी चाहिए। तो तुम्हारे पास कुछ फेमस एलिमेंट्स की पूरी लिस्ट है, ये सोडियम, पोटेशियम और बहुत सारे, जो तुम्हारे कॉमनली टेंथ में पूछे जाते हैं, तो उनको याद कर लेना प्लीज। जितना तुम्हें याद होगा, तुम उतना इजीली रिएक्शन को लिख पाओगे, क्योंकि तुम्हें इसमें वैलेंसी वाला चीज पता होनी चाहिए। वैलेंसी वाली चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे तुम्हें अगर वो बोल रहा है कि तुम्हारा सोडियम क्लोराइड बन रहा है, तुम्हें पता है यार NaCl बनता है, NaCl। NaCl तुम्हारा सोडियम क्लोराइड है, बट कैसे बनता है वो? इसके लिए तुमने आई थिंक 8th 9th में पढ़ा होगा क्रिस क्रॉस वैलेंसी वाला मेथड, कि तुम्हें पता है Na कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, Na+ फॉर्म में, है ना? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है वो, Na+ में। इसको भी छोड़ो, बस ध्यान रखो बेसिक चीज का। क्लोराइड कैसे करता है? क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन लेता है और एक Cl- फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो Na+ है और Cl- है। अब तुम क्या करते हो, यहाँ पे वो क्रिस क्रॉस बनाते हो कि यार Na है, Cl है, प्लस है माइनस, इसकी एक वैलेंसी, इसकी इसकी मतलब +1 है, इसकी -1 है, क्रिस क्रॉस होती है, Na इधर, Cl इधर। ठीक है, ऐसे तुम बात करो। तुम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तुम लीड सल्फेट कर लेते हैं। तो लीड सल्फेट इज, लीड क्या होता है? Pb होता है। तुम्हें पता है Pb क्या है? Pb+2। अभी तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता, पूरे केमिकल फॉर्मूला नहीं पता, अभी तुम्हें बस एलिमेंट्स पता है। तो लीड का आयन है तुम्हारे पास, और तुम्हारे सल्फेट आयन है SO4-2। सो कैसे होगा? Pb है और SO4 है, सो ये +2, ये -2, क्रिस क्रॉस मारा, PbSO4 बन गया। वेरी इजी। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर थोड़े से ज्यादा मतलब अलग चीज हो रहा, तो अब हम एक इसको और बढ़ाते हैं। सो अब एग्जांपल लेते हैं सोडियम सल्फेट का, फॉर एग्जांपल। सोडियम सल्फेट Na क्या है तुम्हें पता है? Na+1 में एग्जिस्ट करता है, तो +1 हो गया। सल्फेट किस में एग्जिस्ट करता है? SO4-2, देखो। तो ये हो गया SO4-2 फॉर्म में हो गया। अब इसे क्रिस क्रॉस मारो। क्रिस क्रॉस कैसे मारना है? यहाँ पे Na लिखो, यहाँ पे SO4 लिखो, इसके जो नंबर है वो इसको यहाँ लिख दो, Na2, इसका इधर, तो 1 तो वही बन ही रहेगा। फोर से कंफ्यूज मत हो जाना कभी भी। ये तुम्हारा ऑक्सीजन का 4 है, इट इज नॉट कि पूरे का 4। सो SO4 ये तुम्हारा एक अलग चीज है, इसको ऐसे मान सकते हो तुम। तो यहाँ पे 1 है एक तरीके से, ठीक है? तो इसको तुम यूजुअली Na2SO4 जनरल वे में ऐसे लिखो। ओके, तो ये तुम्हारा बेसिकली क्रिस क्रॉस वाला मेथड है, जिससे तुम्हें एलिमेंट्स पता होंगे, तुम इजीली कंपाउंड लिख पाओगे उसका जो तुम्हारा बन रहा है रिएक्शन के बाद। ठीक है, सो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। क्रिस क्रॉस वाला मेथड बहुत ईजी है, तुम्हें आता है, ये तो बस एक रिवीजन अपना कर लिया। सो आई होप तुम सबको समझ में आया होगा जो भी अपन ने आज पढ़ लिया। अपन ने आज काफी कवर कर लिया चैप्टर का, आई थिंक ऑलमोस्ट आधा चैप्टर कवर से हो गया अपना, है ना? सो अपना आज हो गया पूरा इनिशियल टॉपिक, रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, वो तुम्हें सारा समझ में आ गया, है ना? उसके बाद अपन ने ये भी कवर कर लिया कि भाई उसको किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, लाइक चार वेज क्या है केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को पता लगाने की चार कैटेगरीज क्या है, मतलब चार वेज टू नो कि केमिकल रिएक्शन हो रही है ना? वो कर लिया अपन ने, उसके एग्जांपल्स कर लिए, फिजिकल केमिकल चेंज अपन ने पहले ही कर लिए थे, ठीक है?
तो ये पोर्शन अपना कवर हो चुका है, बेसिक वाला सारा, है ना? उसके बाद अपन ने अभी सारे वैलेंसीज वाला पार्ट कर लिया। ये वैलेंसीज वाला मतलब क्रिस क्रॉस मेथड कर लिया, आयंस वाले, है ना? अब इसमें आयंस वाला मैंने तुम्हें चार्ट दिया, तो देखो तुम लोग का टास्क है उसको याद करना। इस वीडियो का होमवर्क वही समझ लो कि आयंस वाला चार्ट करना है। तो मैं इसमें जो क्वेश्चंस थे उनको फिर से एक बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है? हमने इसमें अपन ने वो भी कर लिया, मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट, तो वो तुम्हारा कवर हो चुका है। ठीक है? तो आई थिंक अपना चैप्टर काफी कवर्ड है। अब अपने पास बस मेजर पोर्शन जो बचा है, दैट इज अवर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, क्योंकि तुम्हारी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बची है, जो तुम्हारी चार टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ना? तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो एक छोटा सा पार्ट है, और तुम्हारा बैलेंसिंग। तो अगली वीडियो का अपना बस वही है, अपने को अगले नेक्स्ट पार्ट में मैं इसमें बैलेंसिंग वाला पार्ट बता दूंगा फटाफट। ऑलमोस्ट लाइक 10-15 मिनट या 20 मिनट मैक्स टू मैक्स में अपने बैलेंसिंग आराम से हो जाएगा विद क्वेश्चंस। उसके बाद अपने को चार टाइप की रिएक्शन पढ़नी है, तुम्हारी कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, ये चार टाइप की हो गई। उसको भी अपन आई थिंक 15-20 मिनट, आधा घंटा मैक्स टू मैक्स में कवर करके 10 मिनट ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देखे, आई थिंक 1 से या 1.25 घंटे में नेक्स्ट पार्ट भी खत्म कर देंगे। ठीक है? सो कीप लर्निंग गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।